मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईडी मामले में ईडी और जिस तरह से ये जांच एजेंसियां हैं, किस तरह अपने राजनीतिक सरकार के भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करती हैं, उस और उसके बाद अदालत की डांट खाती हैं, फटकार खाती हैं। आज फिर एक ऐसा मामला हुआ जिसमें ईडी को जबरदस्त फटकार खानी पड़ी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जो चार्जशीट फाइल करने वाली थी, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, उसको कोर्ट ने कहा कि आप इसको फाइल मत करिए, ये बे मतलब की चार्जशीट है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कहा अदालत ने वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे ये पता लगता है कि जांच एजेंसियां किस तरीके से जो राजनीतिक विरोधी दलों के नेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इसमें कुछ है ही नहीं जो इसको फाइल कर रहे हैं आप, इस चार्जशीट में कोई दम ही नहीं है। यानी पहले तो आप फाइल करें, उस पर सुनवाई करती अदालत, तब फटकार लगाती, उसको देखते ही यानी उस केस में ही कोई दम उसको नहीं दिखाई पड़ा। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि एसआईआर पर किस तरह सरकार घिरी है और नए नए इसमें जो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं उसमें नए खुलासे हो रहे हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे लोगों के नाम डिलीट करने का काम सीधे सीधे चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, और वहां भी जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका खुलेआम उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। और वहीं 6 राज्यों की जो ड्राफ्ट सूची है, वो चुनाव आयोग ने जहां एसआईआर कराए गए उनकी ड्राफ्ट सूची भी जारी कर दी गई है। इन सब पर बात होगी, लेकिन पहले बात करते हैं किस तरह से आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को फटकार लगाई जब वो नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट फाइल कर रही थी। क्या कुछ कहा इसको लेकर रहा, और ये इसको कांग्रेस पार्टी ने इसको सत्य की जीत बताया है और कहा है कि इससे ये साफ पता लगता है कि किस तरह से ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और नेशनल हेराल्ड को लेकर पहले ही कहा जा रहा है कि इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन एक के बाद एक उसमें नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं और कोर्ट में खींचने की कोशिश की जा रही है ताकि मैसेज दिया जा सके कि इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इसमें फंसे हुए हैं। सिर्फ एक मैसेज देने के लिए इन जांच एजेंसियों का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। और ऐसे आरोप तमाम विपक्षी नेताओं के रहे हैं, लगते रहे हैं। कोर्ट में फटकार सुननी पड़ती है इन जांच एजेंसियों को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का ये मामला तो अमलेंदु जी बहुत ही हैरान करने वाला है कि कोर्ट ने चार्जशीट को लेने से ही मना कर दिया। कहा ये बेमतलब की चार्जशीट है, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, हमारा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। और फटकार लगाई ईडी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से अदालत ने, समीर जी। और जो कहा राहुल गांधी कोर्ट के स्पेशल जज पीसीएफ जो है विशाल गोग ने, उन्होंने कहा कि ईडी द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत दायर शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये मामला एक प्राइवेट शिकायत पर आधारित था, ना कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर पर आधारित था। ये उन्होंने ये ईडी की शिकायत को खारिज करते हुए साफ तौर पर कहा कि सेक्शन 3 के तहत परिभाषित और सेक्शन 4 के तहत दंडनीय मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और उसके बाद की अभियोजन शिकायत एफआईआर या एक्ट की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के अभाव में सुनवाई योग्य नहीं है। स्पष्ट आदेश है, यानी आपकी ये जो रिपोर्ट में जो चार्जशीट है ये सुनवाई के योग्य है ही नहीं। आपने इसमें कानून का पालन किया ही नहीं है। आपको जो आपने चार्जशीट दाखिल की है उसमें आपको जो शक्तियां प्राप्त हैं वो आपने उसका उल्लंघन किया है जी, और आपने कानूनी प्रक्रिया का इसमें पालन ही नहीं किया। उसमें कुछ है ही नहीं, बकवास है एक तरीके से। मतलब वो जो जिस पीएमएलए एक्ट के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप उसमें चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो वहां कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और ये कहा कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है कि पहले एफआईआर दर्ज कराई जाती है, आपने किसी ने शिकायत कर दी और उसी के आधार पे आपने चार्जशीट फाइल कर दी, उसी भी आपने चार्जशीट फाइल कर दी। कोई भी आगे शिकायत कर देगा आप आके चार्जशीट फाइल कर देंगे, मतलब बिना किसी पड़ताल के, ना कोई जांच, ना कोई दलील, ना कोई वकील, और आपने चार्जशीट दाखिल कर दी। फांसी भी आप ही दे देते भाई। हाँ, फिर कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? कोर्ट जाने की फांसी भी आप ही दे देते। मोदी से कहते, मोदी लटका दे सीधे सीधे फांसी में, ईडी कर दे यही काम। तो ये है जो, और कोर्ट ने ये भी कहा अपने आदेश में, मतलब राय दी उसने कि चूंकि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ईडब्ल्यूए ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, इसलिए आरोपियों की खूबियों के संबंध में ईडी द्वारा दिए गए तर्कों पर फैसला करना जल्दबाजी और अनुचित होगा। इसका मतलब समीर जी, ईडी को पहले आभास हो गया था कि उसकी याचिका
टिकेगी नहीं, नहीं, जी हाँ। चार्जशीट उसकी टिकेगी नहीं, तो इसलिए फिर ईओडब्ल्यू है, उससे फिर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई थी 3 अक्टूबर को। जी हाँ। तो ये सामने आया है। लेकिन एक चीज इसमें सवाल उठता है अमलेंदु जी, पहले सुन लेते हैं कि इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं उनका क्या कहना है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें उठता है कि क्या जो ईडी जब ये कार्रवाई करने जा रही है, वो चार्जशीट फाइल करने जा रही है, क्या उनके अधिकारियों को इतना भी नहीं पता है कि वो कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जानबूझकर किरकिरी कराने के लिए कि कोर्ट में तो किरकिरी होनी ही है, इसको फाइल कर देते हैं। इस पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों किया ईडी के अधिकारियों ने। लेकिन पहले सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जो वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को। लगातार वह इसकी पैरवी कर रहे हैं, सुनते हैं अभिषेक मनु सिंघवी को। अभिषेक मनु सिंघवी की इसका कोई मतलब ही नहीं था, बेमतलब का ये केस था और वो उसकी पैरवी कर ही रहे शुरू से। खैर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, लेकिन अब ये पता लग गया कि कोर्ट जो है ईडी की चार्जशीट लेने से इनकार कर रहा है। कितनी एक हास्यास्पद सी बात है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर, बड़े बड़े आईआरएस ऑफिसर्स वहां पर रहते हैं, वो काम करते हैं, उनके नेतृत्व में ये विभाग चलता है। लेकिन जब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, जैसा विपक्ष का आरोप है कि इन जांच एजेंसियों के ऊपर जबरन सरकार के फेवर में काम करने का और राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का दबाव बनाया जाता है, तो फिर इस तरह के ही मामले वहां पर आएंगे। उनका जो एक सक्सेस रेट है वो भी अगर देखा जाए तो किस तरह से वो जितनी मामले फाइल करते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, वो सारे मामले लगभग खारिज हो जाते हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट देखते हैं और कांग्रेस ने इसको सत्य की जीत बताया है। क्या कुछ लिखा है कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट में। लिखा है कि सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की बदनीयत और गैरकानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं है, जिसके बिना कोई मामला बनता ही नहीं। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष की भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं, आज सब धराशायी हो गए। कांग्रेस पार्टी और हमारा नेतृत्व सत्य के लिए और हर भारतीय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोई भी डरा नहीं सकता, क्योंकि हम सत्य के लिए लड़ते हैं, सत्यमेव जयते। ये कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी कह ही रहे हैं कि पहले से ही ये पता है कि कहीं कोई इसका आधार नहीं है, बेमतलब का ये केस है। लेकिन फिर आज कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि ये कितना बेमतलब का केस है और इसको फाइल कर रहे हैं। अब इसमें अमलेंदु जी इतने सारे अधिकारियों को लगाया गया होगा, उनका भी समय बर्बाद किया हो गया, सिर्फ इसलिए कि एक मैसेज दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार खारिज कर दिया। पर यह बड़ा सवाल है कि क्या ईडी के अधिकारियों को नहीं पता था कि ये कितना वहां पर एग्जिस्ट करेगा, कोर्ट में जाएगा तो। बिल्कुल समीर जी, ईडी के अधिकारियों को भी पता होगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसलिए मैंने कहा कि चूंकि उन्हें मालूम था एग्जिस्ट नहीं करेगा जी, तो फिर एक जो कहा जाता है कि साहब बचाव के लिए एक तरीका जो है पैरेलल जो है कि वो फिर ईओडब्ल्यू से एफआईआर दर्ज कराई गई दिल्ली पुलिस की। अरे भाई, अब दिल्ली पुलिस का इसमें क्या काम आ गया? जब ईडी की कार्रवाई जो है यहाँ नहीं हो पा रही, ईडी का जब केस नहीं टिक पा रहा, तो ईओडब्ल्यू का क्या किसे टिकेगा? लेकिन वो चूंकि चलता रहे मामला और मुद्दा बनाया जाता रहे, तो इसके लिए जो है इसको इस तरीके से दाखिल किया गया। और तमाम बड़े बड़े वकील जो है वो सब खड़े हुए सरकार की तरफ से या ईडी की तरफ से। अब आपने इतना सब संसाधन झोंक दिया, आपने सरकार मतलब आखिर अगर ईडी का अफसर कोई जा रहा है और ईडी के वकील अगर बहस में जा रहे हैं समीर जी, तो इनकी तनख्वाहें कहाँ से आ रही हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे से आ रही है ना। नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ या नहीं हुआ वो तो अब मालूम पड़ गया, अदालत ने कह दिया कि सारा कुछ देखने लायक है ही नहीं कुछ। इसमें सब कुछ जो है, सारा इसमें जो है ये सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ है मामला। ये कहा अदालत ने एक तरीके से कि भाई आपकी ये याचिका जो है ये आपकी मेंटेनेबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें एफआईआर दर्ज हुई नहीं है, किसी व्यक्तिगत आदमी की शिकायत पर आपने उठा के मामला दर्ज कर लिया, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं की, तो बिना एफआईआर के आप कैसे किसी को सजा दिलाने पहुंच जाएंगे? अरे भाई, अगर कोई बिना कत्ल की एफआईआर दर्ज हुए क्या आप किसी को फांसी दिलवा देंगे जी? तो ठीक इसी तरीके से अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, आपने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की, उसमें सजा हो जाएगी।
तो ये किस तरीके से कानून का दुरुपयोग, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग समीर जी, ये भी सब देखने में आ रहा है। और ये चीज और कि क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर, यानी ये एजेंसियां अब अपने क्षेत्राधिकार से भी बाहर जा रही हैं। उधर चुनाव आयोग जा ही रहा है, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। एक नया मामला आया है कि किस तरह से उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। वो अधिकार का दुरुपयोग क्या, वो अधिकार ही उसको नहीं है जो उसने काम किया है। और यहाँ देख रहे हैं कि ईडी को कह रही है कोर्ट की, आप क्या कर रहे हो, या तो आपको अधिकार ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। और बिल्कुल समीर जी, अब लगता ये है कि अब एक याचिका ये भी जानी चाहिए, मुझे लगता है लोग जाएंगे भी, हाँ। कि ये इतने जिस तरीके के मामले हैं जिसमें ईडी को इस तरह की मुंह की खानी पड़ रही है और केस उसके पास हो रहे हैं, जिन जिन अधिकारियों ने इसमें इनिशिएटिव लिया है जी, और इस विभाग के जो मंत्री हैं उनकी तनख्वाहों से वसूली की जाए इस पर जितना खर्च हुआ है, ये भी एक होना चाहिए। तभी इस तरीके के जो अपराध हैं इन एजेंसियों के, ये रुकेंगे। ये अपराध ही है समीर जी, बिल्कुल, कि आप जनता के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए। कोर्ट का भी समय बर्बाद कर रहे हैं आप। अब समीर जी, एक अदालत जो है ये जिस मसले को सुन रही है, अगर ये मसला नहीं होता तो कोई दूसरा वहाँ सुना जा रहा होता ना। बिल्कुल। तो आप इतना समय कोर्ट का बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे आप कितना नुकसान आम जनता का भी कर रहे हैं जी। तो ये जो इस सरकार ने, खासतौर से मोदी जी की सरकार जो है, इसने जिस तरीके से ये षड्यंत्र रच के और अपने विरोधियों को प्रताड़ित करना, इस तरीके के जो काम किए हैं, इसके खिलाफ अब लोगों को अदालतों का भी मुख करना चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बड़ी, एक तरह से बड़ा झटका दिया है इन जांच एजेंसियों को और इसके बहाने सरकार को कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक दुर्भावना से काम नहीं होता है। पता नहीं सरकार को समझ में आएगा, इन जांच एजेंसियों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फटकार तो न जाने कितनी बार लग चुकी है अमलेंदु जी। चाहे वो हेमंत सोरेन का मामला हो, अरविंद केजरीवाल का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, लेकिन इन जांच एजेंसियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि ऐसा लगा था कि अब शायद कुछ सुधार हो, लेकिन जिस तरह से ये नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसको जबरन अदालत में ले जाने और इसको लंबा खींचने की कोशिश की गई और अदालत ने उसको खारिज कर दिया। वो अब दिखा रहा है कि क्या जांच एजेंसियों के ऊपर किसका दबाव है और क्यों ये दबाव है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और यही लिखा है कि आखिर पता लग गया कि सरकार, ये जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में क्या कर रही हैं, और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए कि यहाँ पर विरोधी पार्टियों को परेशान करने के लिए वो जनता के टैक्स पेयर्स का इतना संसाधन नष्ट कर रही हैं। लिखती हैं सुप्रिया श्रीनेत कि आज सत्य की जीत हुई है। पिछले 10 साल से श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ मोदी सरकार की बदले की राजनीति और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई आज पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से प्रेरित बताया है। ये वही बात इन्होंने भी कहा है अमलेंदु जी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा है। तो कुल मिलाकर ये मसला ये है कि इन ये जांच एजेंसियां बार बार बेनकाब हो रही हैं, लेकिन बार बार उसी तरह के काम कर रही हैं। इनकी कार्यशैली में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। पर इस मामले में अब हालांकि ये पड़ताल की जाएगी, सरकार की फटकार इनको भी लगेगी कि आप कैसा केस बनाकर ले गए कि उसको अदालत ने देखने से ही मना कर दिया। पर यह भी सवाल उठता है कि किन लोगों ने इस केस को बनाया था और उनको क्या पता नहीं था कि अदालत में जाते ही ये बाहर आ जाएगा, नहीं सिर मुड़ाते ही होले पड़ जाएंगे। बिल्कुल समीर जी, ये इस पे ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपको वास्तव में आपकी जांच कर रहे थे और आपकी जांच किसी निष्कर्ष पे अगर पहुंच रही थी, तो फिर आपको उस पर पूरी तरीके से काम करना चाहिए था। आपको इस तरीके से मुंह की वहाँ नहीं खानी चाहिए थी जिस तरीके की आपने अदालत में जाकर मुंह की खाई है। और तमाम ईडी के केसेस में समीर जी, उसमें ये बुरी तरीके से मुंह की खा रही है ईडी, और इस तरीके के मामले बहुत से सारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल इसको ये जिस तरीके से अदालत ने आदेश दिया और साफ तौर पर यह कहा कि ये किसी भी तरीके से सुनने योग्य है ही नहीं। एक तरीके से ये कहा कि ये सारा का सारा मामला जो है पूरी तरीके से एकदम बकवास है। और इस स्टेज पर आपकी इसी चार्जशीट का कोई संज्ञान नहीं लिया सकता। अब सूत्र वाले जो मीडिया है समीर जी, वो सब बैठ गया है। जोशी जी के यहाँ से आ गया होगा ट्वीट, तो जो वहाँ बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि ईडी ने कहा है कि जांच जारी रहेगी। अरे तुम्हारा मुकदमा ही खारिज हो गया तो जांच का कब जारी रहेगी? अदालत भाई चार्जशीट तो जांच के बाद ही फाइल की जाती है। तो बताइए कि ये तकनीकी आधार पर था, वो खारिज हुआ है। अब अमलेंदु जी उसी कोर्ट में जब ये फिर लेकर जाएंगे तो अब फिर कोर्ट की फटकार सुनने लायक होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये सूत्र वाला मीडिया जो है ये फिर ईडी की जो है बेइज्जती करवाएगा। भाई वहां जाके बेइज्जती जो है वो अमित शाह की तो होती नहीं है, मोदी जी की तो होती नहीं है। बेइज्जती जो होती है वो इस ईडी की होती है जो जाती है ये लेकर। एडवोकेट डॉक्टर नरेश कुमार हैं,
और उनका कहना है कि कोर्ट ने, मतलब इस मामले में उपस्थित थे वो जी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक फैसला दिया जिसमें कहा गया कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति ऐसे आरोप नहीं लगा सकता, और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई शिकायत को मान्य घोषित कर दिया गया है, और इसी वजह से सच्चाई सामने आ गई है। कई तर्क है, मैं उन तर्कों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वह किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ दायर की गई झूठी मनगढ़ंत शिकायत के बारे में किसी भी प्राइवेट व्यक्ति की बात नहीं सुनेगा। हम लोग सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल सुनते हैं। वो डॉक्टर नरेश कुमार एडवोकेट हैं, वो वहां पर मौजूद थे उस समय जब कोर्ट ने ये फैसला दिया और ये फटकार लगाई ईडी को कि वो बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, कानूनी प्रक्रिया के, बिना किसी एफआईआर के किसी एक प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत के आधार पर चार्जशीट फाइल कर रही है। क्या कर रही है ईडी? सुनते हैं डॉक्टर नरेश कुमार को। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने, आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की थी उसको देखने से ही मना कर दिया और कहा यह बकवास है, इस तरह की आप चार्जशीट बेबुनियाद आरोपों पर बना कर ले आए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सारे आरोप निराधार है, किसी मतलब के नहीं है, आप इनको ले जाइए। तो ये एक बड़ी एक तरह से फटकार लगाई है ईडी को, और किस तरह ये भी पता लगा है कि अपने राजनीतिक विरोधियों, सरकार के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किस तरीके से ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद है प्रमोद तिवारी, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी है और यही कहा है कि ये साफ पता लग रहा है कि सरकार इन जांच एजेंसियों का अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने में किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आई अभिषेक मनु सिंघवी की, जो इस मामले की लगातार कोर्ट में पैरवी कर रहे थे, बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी को एक बार फिर सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये बेमतलब का तो मामला था ही, इसको तो कोर्ट में इस तरह से खारिज होना ही था। सवाल ये उठता है कि ईडी इस तरह के मामले लेकर कोर्ट में जा क्यों रही है। और मुझे लगता है अमलेंदु जी कि अब अदालतों को भी सख्त होना होगा इन जांच एजेंसियों पर, किस तरह से वाहियात मामलों को लेकर अदालत का भी समय बर्बाद करती हैं और मीडिया को भी बेमतलब की एक हेडलाइन देती हैं कि अपने विरोधियों के खिलाफ सरकार क्या कुछ कर रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इस पे रोक लग सकती है अगर अदालतें सख्त हो जाएं और आदेश आने लग जाएं कि जिन अधिकारियों ने ये मुकदमा चलाने की या ये चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी, उनकी तनख्वाहों से जो है सारा खर्चा काटा जाएगा, ठीक हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, वसूली हो जाए किसी एक अधिकारी से। बिल्कुल समझ में आ जाएगा तुरंत कि क्या चल रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगी और सरकार भी ठीक हो जाएगी। तो अदालतों को भी थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये अदालतों का समय बर्बाद नहीं होता समीर जी। ये अदालतों के ऊपर जो दोषारोपण होता है कि साहब वहाँ इतने मामले अटके हुए हैं, इतने मामले लंबित हैं, अरे होंगे भाई जब ये सारा समय, तो ये आगे घेर लेते हैं फर्जी मुकदमे जो है सरकार की तरफ से। मामलों को देखना तो पड़ेगा ही ऐसे, और इसी तरीके से फिर खारिज। अब ये बहुत ऐतिहासिक फैसला इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि किस तरह से जांच एजेंसियों का की जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ी टिप्पणी है अदालत की। बिल्कुल, जांच एजेंसियों में बहुत सख्त टिप्पणी है, और ये कह देना अदालत का कि भाई ये सब बकवास है और ये मेंटेबल नहीं है। आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति की शिकायत पे आपने उठा के चार्जशीट दाखिल कर दी और एफआईआर आपने आज तक दाखिल नहीं की। भाई मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप कह रहे हैं कि हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई होगी ना, पैसा कहीं होगा, आपने बरामद किया। और जबकि इस तरीके के कई केसेस में पहले ही आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि अगर कोई मामला, कोई पैसा बरामदगी नहीं हुई है तो पीएमएलए एक्ट नहीं होगा। छत्तीसगढ़ का जो शराब घोटाला था उसमें पूरा केस ही खारिज इसलिए हो गया कि भाई इसमें कहाँ पैसा कहाँ से किधर ट्रांसफर हुआ, बताओ ना, किसने किसको दिया, बरामद किया आपने, एक पैसा बरामद नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल के केस में भी यही हुआ कि साहब 100 करोड़ रुपया आना था, अरे आना तो 2G घोटाले में भी था, कई हजार करोड़ रुपया, कहाँ गया वो? बिल्कुल हलफनामा देकर माफी मांगी उस विनोद राय ने। तो ये इस तरीके से, तो जैसे उस विनोद राय ने हलफनामा देकर माफी मांगी, इसी तरीके से अमित शाह या राजनाथ सिंह या जो भी रहे हो जिन्होंने ये मुकदमा आगे चलाने की अनुमति दी, उनको भी अगर इसी तरीके से यह, मुझे लगता है कांग्रेस जाए अदालत में बिल्कुल और कहे कि ये जिन अधिकारियों ने मुकदमा चलाने की अनुमति दी और जिन मंत्री से ये इनको मिला उनके खिलाफ जो कांग्रेस जाए अदालत की, इनकी तनख्वाहों से वसूली की जाए, ठीक हो जाएगा सब। जी बिल्कुल, और यही कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी कि हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, अदालत में जाकर ये खारिज हो जाएगा, और आखिरकार वही हुआ, अदालत में पहुंच भी नहीं पाया ठीक से। इसको तो यही कहेंगे। सुनते एक बार अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा है, किस तरह से कि इसको तो शुरुआत से ही इस मामले में कोई दमखम नहीं था। संज्ञान लेती है अगर कोई गंभीर मामला होता है, यहाँ ईडी जैसी जांच एजेंसी लेकर जा रही है कोर्ट के पास, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया और कहा कि हम इसका संज्ञान भी नहीं ले रहे हैं, संज्ञान लेने लायक भी ये मामला नहीं है। अमलेंदु जी, ये कितनी बड़ी बेइज्जती है जांच एजेंसी ईडी।
इतनी बड़ी एजेंसी है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी इसमें होते हैं और ईडी का जो बहुत वरिष्ठ ऑफिसर्स इसमें डिप्यूट होते हैं, कितना बड़ा विभाग है सरकार का, लेकिन वहाँ उसको किस तरीके से बेइज्जती सहनी पड़ रही है कोर्ट में। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि आपको ये पता भी नहीं है कि प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से मामला लाया जाता है, और क्या किसके ऊपर कोई ये कह देगा कि आप आरोप लगा दिया तो आप उसके खिलाफ चार्जशीट लेते आएंगे, इसलिए कि वो सरकार की विरोधी पार्टी का व्यक्ति। हाँ बिल्कुल, सरकार का जो विरोधी व्यक्ति का पार्टी है या सरकार के विरोध में है या आप हाँ। अपने साथ लाना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रयास चल रहा है कि साहब हेमंत सोरेन जो है आ जाए एनडीए में, और उसके लिए पूरे एडी जोटी का जोर लगाया हुआ है जी। ये अरविंद केजरीवाल को लाने के लिए। खैर अरविंद केजरीवाल एनडीए में तो शामिल नहीं है, लेकिन एनडीए में ही है वो, मतलब बीजेपी के लिए ही काम करते रहते हैं, इस तरह का आरोप लगता रहता है। बहरहाल, लेकिन जितना परेशान अरविंद केजरीवाल को भी किया गया सिर्फ इसलिए कि वो एनडीए में आ जाए, इसके लिए जी, तो ये अब जिस तरीके से किया गया, तो अब इनका एक तरीके से देखा जाए तो इनका दिन जो है वो मतलब इस तरीके के केसेस के वो पूरे हो रहे हैं। और एक तगड़ा जो आप कह सकते हैं कि वो सेटबैक ईडी और बीजेपी दोनों को लगा है। एडवोकेट शौरवीर सिंह वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुत तगड़ा सेटबैक लगा है, उनको भी हम लोग जी बिल्कुल। इसको लेकर बीजेपी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में, सरकार के कहने पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अनावश्यक कार्रवाई कर रही हैं, जांच कर रही हैं, गिरफ्तारी कर रही हैं। और यहाँ तो अब पता लग गया कि उस मामले में कोई दम नहीं है, लेकिन ईडी चार्जशीट लेकर पहुंच रही है कोर्ट के पास। सुनते हैं शौरवीर सिंह एडवोकेट हैं, वो भी उस समय मौजूद थे कोर्ट में, क्या कुछ हुआ वो बता रहे हैं। केस की तरह कोर्ट ने लिया अमलेदू जी की ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये मामला कोर्ट में लाया जा रहा है, इसलिए इसको देखने से भी मना कर दिया। हालांकि उसका वजह ये बताई कि इस पे ना तो कोई एफआईआर है ना कुछ है प्रॉपर, यानी शिकायत उसकी नहीं है जो वैध तरीका होता है शिकायत का। किसी व्यक्ति ने शिकायत की और आप चार्जशीट लेकर आ गए, कितनी हास्यास्पद सी बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन जांच एजेंसियों को ये सब करना क्यों पड़ रहा है। अपने आप तो ये नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग वहां पर होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, और कम से कम जो पीएमएलए एक्ट जैसी कानूनी जानकारी तो उनके पास होती ही है। वो इस तरह से इतना कमजोर केस लेकर कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। आखिर ये दबाव उनके ऊपर किसका है, किस दबाव में उनको ये काम करना पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। या फिर ईडी में कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने दबाव है राजनीतिक, अपने विरोधियों, सरकार के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के, कि जानबूझकर वो ऐसे मामले ले जा रहे हैं कि कोर्ट में सरकार की किरकिरी हो। ईडी की किरकिरी हो रही है, इसका मतलब सरकार की किरकिरी। बिल्कुल समीर जी, इसका मतलब समीर जी साफ है, जैसा आपने भी कहा कि ईडी के ऊपर अपने पॉलिटिकल बॉसेस के दबाव इतने अधिक हैं जी कि कुछ ना कुछ करो। अब जैसा राहुल गांधी गए थे चुनाव जीतने के बाद, केरल गए थे, और वहां से उन्होंने आधी रात में ट्वीट किया जी, मुझे ईडी के सोर्सेस से पता चला है कि ये कल मुझको गिरफ्तार करेंगे, और उसके बाद हड़कंप मच गया एकदम पूरी तरीके से, और फिर वो वापस देना पड़ा जी। तो यानी कहीं ना कुछ था। हाँ। राहुल गांधी को रात में किसी ने सिस्टम से बताया जी। इसी तरीके से कहा भी था राहुल गांधी ने कि मुझे सिस्टम में लोग बताते हैं, चुनाव आयोग की तमाम जानकारियां कहां से मिल रही हैं, चुनाव आयोग का, क्योंकि चुनाव आयोग जो वैध तरीका है उस तरीके से तो कुछ बता नहीं रहा है, कोई सूचना दे नहीं रहा है, कुछ कोई सूचना नहीं दे रहा है। और चुनाव आयोग के अंदर तक की चीजें सब निकल के आ रही है, यहाँ तक आ रही है कि साहब व्हाट्सएप पे ही एसआईआर जो था वो अप्रूव हो गया। इतना बड़ा काम आप देशभर में कराने जा रहे हैं और आपने व्हाट्सएप पे ही उसको सैंक्शन कर दिया, और अधूरा जो था उस पर आदेश पारित मतलब आपने जारी कर दिया, और आज तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं किया। अधूरा वाक्य क्यों है उस आदेश में, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सेमी कॉलम के बाद वाक्य गायब क्यों है, क्या आप कहना चाहते थे जी, वो पूरी तरीके से एक तरीके से गायब है। तो ये सब देखने में आया। तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर राहुल गांधी के और कांग्रेस के लोग जो है वो आकर सब सूचनाएं दे रहे हैं, और इसलिए हो सकता है कि भाई इतना ज्यादा बीजेपी की तरफ से कांग्रेस सीधे सीधे मोदी शाह की बात कर रही है जी, इनका दबाव है कि इनकी तरफ से सीधा दबाव पड़ रहा है, और इसलिए ये फर्जी मुकदमे जो तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है, ये समझ में आ रहा है जी। बिल्कुल। किस तरीके से आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की उसको संज्ञान लेने से ही, देखने से ही मना कर दिया, और एक बड़ा झटका लगा है प्रवर्तन निदेशालय को, क्योंकि ये मामला लगातार पिछले काफ़ी समय से खींचता चला जा रहा है। कई मामले दर्ज हो रहे हैं और उसको एक के बाद एक उसमें मामले में कई बार पूछताछ भी हुई है। और जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं
कि इस मामले में कोई दम नहीं है, बेमतलब खोखला बिल्कुल मामला है, लेकिन इसको खींचने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता में ये संदेश दिया जा सके कि कैसे विपक्षी पार्टियों के नेता, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जबकि इसमें कोई मामला बनता नहीं है। पर आज बहुत बड़ा झटका है ये ईडी को, और निश्चित तौर पर अगर आरोप लग रहे हैं कि ईडी सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो सरकार को भी बड़ा झटका है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। कम से कम कुछ तो ऐसा करे कि चीज़ें छिपी रहे। इतना खुलेआम राजनीतिक विद्वेष से अगर काम कर रही है तो फिर ये बात छिपी रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन ये मामला तो बहुत ही गंभीर है कि कोर्ट ने उसको चार्जशीट को देखने से ही मना कर दिया कि ये बिल्कुल बेमतलब है, बेदम है। इस तरह की चार्जशीट को कोर्ट में लाने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा झटका तो है, लेकिन समझ में कितना आएगा ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस पार्टी ने इसको सत्य की जीत बताया है। कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है कि खुशी होगी। और एक बार संसद की कार्यवाही भी चल रही है, उसको भी हम आपको बताएंगे वहाँ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मसला ये बड़ा है अमलेंदु जी, कोर्ट की ये फटकार जो है बड़ी गंभीर है। बिल्कुल समीर जी, कोर्ट की फटकार बहुत बड़ी है और एक तरीके से देखा जाए कि बड़ा जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है ईडी को। और बैक फुट पर बीजेपी और ईडी जो है वो सब नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये मामला अमलेंदु जी अब चल रहा, संसद चल रही है, निश्चित तौर पे उसमें भी उठेगा, कई बार उठ चुका है कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, क्या कुछ वहां चल रहा है। जी, लोकसभा में आज पेश किया गया है जो मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और वो यूपीए सरकार लेकर आई थी। पूरी दुनिया में उस कार्यक्रम की चर्चा हुई थी और उसकी प्रशंसा की गई थी। आज उसको पहले तो ये हुआ कि उससे महात्मा गांधी का नाम निकाल दिया जाए, और अब उस योजना को ही बदलकर ऐसी योजना उसको बनाई जा रही है कि जिसमें जो केंद्र की जो जिम्मेदारी होगी वो केवल 60% रहेगी। अभी तक 90% रहती है, और कहीं कहीं कुछ कुछ राज्यों में पूरी तरह से वो जिम्मेदारी केंद्र की होती है, लेकिन अब उसको कम किया जा रहा है। उसी पर प्रियंका गांधी बोल रही थी। और सबसे बड़ी आपत्ति लोगों को ये है कि आखिर महात्मा गांधी का नाम बदलने की इतनी हड़बड़ी, और इतनी, प्रियंका गांधी की भाषा में कहें तो सीधे कह रही कि सनक। ये सनक क्यों सवाल है सरकार? और सनक ये भी सवाल है कि एक महात्मा गांधी का भी पोस्टर नहीं दिखाया। हाँ जी हाँ। मतलब बीजेपी के मंत्री जो है मोदी जी की कब्र खोदने की बात करते रहेंगे, वहां खोदते रहेंगे जी, वो सही है। वो आप उसको उसमें संसद की कार्रवाई में भी ले लेंगे। लेकिन एक चीज है, स्पीकर ओम बिरला जी ने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सदन नियमों से चलता है। हाँ, सदन नियम चलता है। ये बात पहले नहीं मालूम थी देश को। ये 70 सालों में पहली बार इस देश को मालूम पड़ा कि बिरला जी ने बताया कि सदन जो है वो नियमों से चलता है। वरना अब तक तो ऐसे ही चल रहा था, यही मालूम पड़ता है। लेकिन उन्होंने बताया है कि सदन जो है नियमों से चलता है, तो नियमों से चल रहा है, बताया बिरला जी ने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समीर जी, जो सनक जो है और जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाहे ईडी के जरिए हो, चाहे वो उनके प्रवक्ताओं के जरिए, वो किस मतलब कहा जाए, सनक जो है वो पागलपन की हद तक पहुंच जाती है। सनक वही होती है ना कि पागलपन की हद तक पहुंच जाए, तो वो चीजें सामने आने लगी। आज दो झटके एक तरीके से देखा जाए तो लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी, तो उस पर भी हम बात करते हैं। अभी इसी मुद्दे पर अब पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। हेराल्ड मामले में फटकार लगाई है जबरदस्त, उस पर पवन खेड़ा कह रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि पूरी सरकार को भी दोषी नहीं ठहरा रहा है। सरकार तो यहाँ केवल 2 ही लोग चला रहे हैं, बाकायदा वो नाम लेकर इस बात को कहते हैं। लेकिन अमलेंदु जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर ये ईडी इस मामले को ले गई कोर्ट में, जिसकी वजह से उसको इतनी बड़ी फटकार सुननी पड़ी। और वही कह रहे हैं पवन खेड़ा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो प्रधानमंत्री के ऊपर कितने आरोप लगाते हैं, कराइए आप उनकी भी जांच। बिल्कुल, अब कह रहे हैं हम तो तैयार हैं, आप जांच कराइए, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी जांच कराइए जी। मांग करते हैं वो जाने कौन कौन से एपिस्टीन फाइल और क्या क्या कह रहे हैं। और बार बार जो है वो करते हैं। हालांकि एक बार तो उनका ट्वीट भी डिलीट हो गया जी। हम लोगों ने उस पर चर्चा भी कर ली थी कि उसका ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। अब करवा दिया गया कि हो गया कि कर दिया, वो तो वो जाने, उनका काम जाने जी। लेकिन उन्होंने आरोप तो बहुत गंभीर लगाया। और पवन खेड़ा यही कह रहे हैं कि भाई अगर सुब्रमण्यम स्वामी इतने गंभीर आदमी है, उनकी किसी भी बात पर जो है आप जांच कराने लग जाएं तो कराइए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो तो उनके चरित्र को लेकर बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और इधर मनरेगा पे से जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है अमलेंदु जी, उस बिल को पेश किया गया है लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में उस बिल पर गांधी जी का नाम हटाने को लेकर जबरदस्त विरोध चल रहा है। एक बार चलते हैं। दिया शिवराज सिंह चौहान ने अमलेंदु जी के क्यों नाम बदला जा रहा है, यानी
महात्मा गांधी को दिलों में रखते हैं, लेकिन कहीं किसी योजना में अगर नाम पहले से, खुद तो देंगे नहीं, लेकिन अगर पहले से है तो वो हम हटा देंगे, उनके कहने का यही मतलब लग रहा था। बहरहाल इसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है लोकसभा में, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है और अब ये बिल पर चर्चा होगी या फिर देखते हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है, क्योंकि पूरे विपक्ष की यही मांग है कि इसको वहां पर स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। पर जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इससे तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और जो राज्यों के ऊपर ज्यादा बोझ डालने का प्रयास है, यानी केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती साफ दिखाई पड़ रही है अमलिंद जी कि केंद्र राज्यों पर ही सारी चीजें थोपना चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें राज्यों पर थोपना चाह रहा है और यही बात धर्मेंद्र यादव कह रहे थे जी, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे थे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है और सारा धीरे धीरे जितनी आप योजना लेके आ रहे हैं सब में आप केंद्र का हिस्सा कम करते चला रहे हैं, राज्यों पर आप बोझ बढ़ाते चले जा रहे हैं, यहाँ भी आप यही कर रहे हैं। अब आपको गांधी जी के हेराम से भी दिक्कत हो गई, गांधी जी से तो आपको दिक्कत है ही नहीं, गांधी जी की हेराम से भी दिक्कत हो गई। मतलब इतने ज्यादा ये लोग राम विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और राम को इन्होंने जो है समीर जी एक तरह से कहा जाए घृणा का अस्त्र बना दिया है जी। मतलब जो हम लोग सुबह उठते थे, सुबह उठते ही जो थे नमस्ते और ये सब तो होता ही नहीं था, राम नाम ही करते थे। नमस्ते सदा वसले तो यही संगी किया करते हैं शाखा में जी, वहां भी ये राम का नाम नहीं लेते, वहां भी राम नाम नहीं करते, वहां भी नमस्ते सदा वसले करते हैं। तो ये कितने हिंदू विरोधी और कितने राम विरोधी हैं भाजपाई, ये इनके इन कामों से भी समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर ना लेकिन जबरदस्त विरोध हो रहा है और अगर लाया जाता है तो चर्चा के दौरान भी विरोध स्वाभाविक है। पर सबसे जो बड़ी खबर आज की है और बहुत हैरान करने वाली खबर है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट लेने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ये बेमतलब की चार्जशीट है। तो इस सब क्या कुछ आगे इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी, पवन खेड़ा को हमने सुना ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, और अभिषेक मनु सिंघवी जो लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे थे, उनका कहना था कि ये तो शुरू से हम कह रहे हैं कि इस मामले में दम नहीं है और बिला वजह इस केस को केस बनाने की कोशिश की जा रही है।